जन्म हुआ केरल में 48 की बात कर रहा हूँ, 1948। और प्रारंभिक पढ़ाई के बाद फिर मैं कुछ ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में सीखने के लिए महाराष्ट्र वर्धा चला गया। तो वर्धा में जो सेवाग्राम आश्रम में 3 साल रहने का और पढ़ने का मौका मिला, वो एक प्रकार का काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहा, वो परिवर्तन का समय रहा। तो प्रारंभिक पढ़ाई भी गांधीयन स्कूल में हुआ, कुछ हायर स्टडीज़ भी गांधीयन संदर्भ में हुआ। तो गांधी को समझने में और कम्युनिटी लाइफ को समझने में और कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होने की बात सहज रहा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1969 में जब पूरे भारत महात्मा गांधी का 100 वर्ष मना रहे थे, उस समय एक मोबाइल एग्जीबिशन ट्रेन शुरू किया और उसका डायरेक्टर सुब्बाराव जी थे। सबसे ऊपर तो सुशीला नैयर थी, लेकिन ट्रेन का जो संचालन है सुब्बाराव जी कर रहे थे। तो मैं एक ट्रेन में साल भर मोहन कैसे महात्मा हुआ, मोहन से महात्मा वाला जो कहानी है उसको युवाओं को समझाने के लिए पूरे साल देश में भ्रमण किया सुब्बाराव जी के नेतृत्व में। बल्कि मुझे उस समय सौभाग्य मिला आभा गांधी के साथ, कनू गांधी के साथ काम करने का। वो दोनों हमारे ट्रेन के डायरेक्टर थे। तो आभा गांधी, कनू गांधी के साथ साल भर रह के लाखों युवाओं को गांधी, साधारण युवा, साधारण मोहन कैसे महात्मा हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी लोगों को समझाने का मौका मिला। तो जब आप हज़ारों बार एक बात कहते हैं तो उसको अपने ऊपर भी तो असर होना ही होना है। तो वो बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया। फिर आखिर में ये पूछा गया है कि अब 1 साल ट्रेन का काम हुआ, लेकिन अब इसका कॉन्क्रीट व्यवहार में लाना है। तो चंबल घाटी में डाकुओं के समर्पण के लिए कौन तैयार होंगे, डाकुओं के इलाके में काम करने के लिए कौन तैयार होंगे। उस समय समर्पण का विचार नहीं था। तो जब सुब्बाराव जी ने कहा तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तो वैसे मैं चंबल घाटी पहुँच गया। तो 69 में ट्रेन का काम हुआ, 70 में हम लोगों ने चंबल घाटी में आश्रम शुरू किया और एकदम टूटा फूटा एक मकान में आश्रम शुरू किया। हमको पता था कि उस इलाके में डाकू लोग बहुत हैं, तो 1-2 बार डाकू लोग आकर मारपीट भी किया, हमारे सब सामान को भी ले गए, डराया धमकाया। लेकिन उस समय तो युवा अवस्था है तो आप बने रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 1972 में उसी आश्रम में बड़ी संख्या में बागियों का समर्पण हुआ। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, सुब्बाराव जी के और बाकी सर्वोदय नेताओं के नेतृत्व में हुआ। तो इसलिए फिर आश्रम लाइमलाइट में आ गया कि फिर सब लोग आश्रम में आने लगे और आश्रम में स्मारक बना वगैरह। लेकिन उसका सबसे इंटरेस्टिंग भाग क्या है कि आप सीधे डाकुओं के साथ जाकर संवाद नहीं कर सकते, आपको पेरिफेरी में काम करना पड़ता है। तो हम लोगों ने युवा प्रशिक्षण का, युवा शिविर का सिलसिला चला रखा। गांव-गांव को मेन रोड से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का जो काम हुआ, तो 23-25 गाँव में हजारों युवा लोग सड़क निर्माण के काम में लग गए। और उनके रिश्तेदार जो बागी थे, उनसे वे लोग जाकर कहने लगे कि इतने अच्छे लोग यहाँ आए हुए हैं, इनके साथ बात करके अपने समस्या को हल करो, काहे को बंदूक लेके जंगल में घूम रहे हो। तो एक संवाद का दौर चला जयप्रकाश जी और माधव सिंह से,
लेकिन दूसरा एक संवाद यहाँ से चल रहा था कि युवा लोग अपने रिश्तेदारों को समझा रहे थे कि तुम क्या धंधे में लगे हो, अपना हथियार रखो और सही रास्ते में, शांति के रास्ते में जाओ। तो कुल मिला के समर्पण के बाद फिर 7-8 साल उनका पुनर्वास, क्योंकि पुनर्वास बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगा। अगर कमाने वाला जो डाकू था वो अगर जेल चला जाए तो उनके परिवार का क्या होगा। तो उनको ज़मीन दिलाना, बच्चों को पढ़ाई कराना, उनकी नौकरी की बात करना, जेल में उनके केस चलाना, फिर जेल से मुक्त करा के ला के उनको समाज में व्यवस्थित करना, ये बड़ा काम था। लेकिन इस काम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चंबल घाटी में एक भी डाकू जेल से वापस आने के बाद मारा नहीं गया। अक्सर क्या होता है कि आपके दुश्मन प्रतीक्षा में रहता है कि तुमने मेरे 4 बच्चों को मारा है, तुम जब वापस आएंगे तो मैं तुमको भी मारूंगा। लेकिन जेल में जब था उस समय वहाँ आपस में मिलाने का काम हुआ, जिसको अंग्रेज़ी में रिकन्सिलिएशन कहते हैं, कि रिश्ते को बनाने का काम हुआ। तो उस कारण से सब डाकू बाहर आए, लेकिन कोई मारा नहीं गया, क्योंकि जो विक्टिम्स है वो लोग भी समझ लिया कि ये बहुत अच्छा हुआ, चंबल घाटी की भलाई हो गई। तो पूरे चंबल घाटी में शांति का माहौल बना। तब फिर हमने कहा, क्योंकि हम जीवन की कहानी कह रहे हैं, तब हमने कहा कि अब तो बंदूक की हिंसा खत्म हो गई, लेकिन गरीबी की हिंसा, अन्याय की हिंसा, अत्याचार की हिंसा, दमन की हिंसा, सामंतशाही की हिंसा तो खत्म नहीं हुई, महिलाओं के ऊपर हिंसा खत्म तो नहीं हुई। इसलिए फिर एकता परिषद का निर्माण हुआ कि जो आदिवासियों के बीच में जाओ, सबको संगठित करो, सबको जो खोया हुआ ज़मीन वापस दिलाओ, उनको अपने पैर में खड़ा करो, जंगल में उनका जो अधिकार है उसको साबित करो, दबंगों ने जो ज़मीन पकड़ा उसको वापस दिलाओ। तो डायरेक्ट हिंसा से इनडायरेक्ट हिंसा के काम शुरू हुआ। फिर इनडायरेक्ट हिंसा को कैसे समाप्त करें समाज में, तो उसको करते रहे बहुत लंबे समय तक। तो आपको ये मालूम होगा कि फिर एकता परिषद के माध्यम से फिर कई पदयात्राएं हुई, हर प्रांत में पदयात्रा हुई। फिर 25,000 लोग ग्वालियर से दिल्ली की ओर चला तो भूमि सुधार का कानून बना। फिर 1 लाख लोग ग्वालियर से चला तो आगरा में हमारे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समझौता हुई। तो शांति के काम से शुरू किया, लेकिन न्याय के बिना शांति नहीं है, ये समझ बना। तो इसलिए न्याय पर आधारित समाज की रचना के लिए, शांति के लिए काम करते रहे। तो अब पीछे मुड़ के देखें तो पिछले 50 साल में मैंने यही किया, शांति के लिए काम किया। लेकिन ये काम सिर्फ भारत में नहीं किया, दुनिया के अलग अलग जगहों पर किया। एकता यूरोप भी है, एकता कनाडा भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के देश से क्या संदेश जाना चाहिए। महात्मा गांधी से अणुबम के संदेशा जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी हम एक्सपर्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारा तो है शांति। अगर भारत किसी बात के लिए जाना जाता है तो भगवान बुद्ध के लिए जाना जाएगा, महात्मा गांधी के लिए जाना जाएगा। तो हम क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? हम तो बम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम कार एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो तो नकल है। असल चीज़ क्या है भारत को एक्सपोर्ट करने का? वो अहिंसा और शांति है। तो पिछले 20-25 वर्ष से एकता परिषद और हमारे सारे सहयोगी संगठन इस काम में लगे हैं कि अहिंसात्मक समाज रचना की जो हमारी समझ बनी है उस समझ को दुनिया को कैसे समझाया जाए। तो इसलिए 2019 में फिर हमने जय जगत की यात्रा शुरू की। तो दिल्ली से जेनीवा तक पैदल यात्रा। तो पूरे दुनिया के 50 लोग राजघाट से यात्रा शुरू की और राजघाट से सेवाग्राम तक चला तो 4 महीना उसमें लगा। उसके बाद कुछ लोग नेपाल की ओर गए, कुछ लोग दुबई की ओर गए, कुछ लोग ईरान की ओर गए। फिर हम सब मिलके आर्मेनिया से जेनीवा की ओर चलना शुरू किया। उसी समय कोविड आने से कुछ लोगों को वापस आना पड़ा, लेकिन यूरोप के लोगों ने उसको पूरा किया, जेनीवा तक ले गया। तो उसका एक बहुत बड़ा जय जगत का एक संदर्भ पूरे देश में पहुंच आया, क्योंकि अभी दुनिया में शांति चाहिए तो बॉर्डर फ्री होना ज़रूरी है। ये जो आर्टिफिशियल बॉर्डर्स जो है नक्शे में जो मैंने जो लाइन खींचा है अफ्रीका में देखेंगे तो आपको लगेगा सब स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है।
तो इसका मतलब क्या है? कोई फ्रेंच कॉलोनी था, कोई डच कॉलोनी था, कोई ब्रिटिश कॉलोनी था, सब ने अपना अपना नक्शा खींच के चले गए। आवश्यकता यह है कि एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचें जो सबके लिए है। ये प्लैनेट सबके लिए है। हमारे पास एक ही प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट नहीं है। हम सबके लिए हैं। इसके संरक्षण की जिम्मेवारी हमारे सबकी है। अगले पीढ़ी को उसको देने की जिम्मेवारी भी हम सबकी है। इस समझ के साथ अगर हम सब एक प्लैनेट का और सर्वोदय की भावना से जिएंगे तो मुझे भरोसा है कि एक नए समाज रचना की जो गांधी की कल्पना है, विनोबा की कल्पना है, उसको हम साकार कर सकेंगे। तो उसी काम में अभी हम सब लोग लगे हैं। वही मैं मानता हूँ कि एक प्रकार न्याययुक्त, शांति पर आधारित, अहिंसा पर आधारित एक समाज रचना के लिए आवश्यक है। और यहाँ आप अभी देख रहे हैं कि अहिंसा शांति, हमें लगता है कि ये खाली भाषण से समस्या हल नहीं होगी, इसलिए लोगों को अपने हाथ से काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन हो जनता के अधीन, यानी जीवन जीने का सारा संसाधन जनता के हाथ में हो। ये मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में ना हो, सरकार के हाथ में ना हो। जैसे विनोबा जी ने कहा, आसमान सबके लिए, पानी सबके लिए, ज़मीन सबके लिए, हवा सबके लिए, ये सबके लिए है। ये सरकारें मिलके ये कुछ लोगों के हाथ में कर रहे हैं, ये गलत तरीका है, गलत गवर्नेंस का तरीका है, चलाने का गलत तरीका है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसलिए हमको लगता है कि ये जो समाज रचना का जो नया संदर्भ है वो समझना चाहिए। एक प्लैनेट है और वो प्लैनेट न्याय पर आधारित हो। हम प्रकृति के साथ भी अन्याय न करें, हिंसा न करें, मनुष्य के साथ भी अन्याय न करें, हिंसा न करें। ऐसे एक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की ज़रूरत है। इसलिए पिछले 4-5 दिनों से आप यहाँ जो देख रहे हैं, अहिंसा शांति मदुरई में गांधी म्यूजियम में, ये वास्तव में एक नए अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का कोशिश है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग भाग है जो विनोबा जी ने कहा, अगर आसमान सबके लिए तो ज़मीन भी सबके लिए। ये तो हमारे गवर्नेंस सिस्टम का उपज है कि आसमान सबके लिए, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, धरती सबके लिए। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि ये सब पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है और उसने सारे हवा भी बर्बाद कर दिया, आसमान भी बर्बाद कर दिया, ज़मीन भी बर्बाद कर दिया। तो ये गांधी जी के सोच से एकदम भिन्न है। अभी जिस प्रकार दुनिया चल रहा है, गांधी के सोच का एकदम विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। इसलिए अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग एक नए अर्थव्यवस्था खड़ा करें ताकि धरती भी बचे, पानी भी बचे, आसमान भी बचे, सब बचे। तो मेरे जीवन का जो यात्रा है, मुख्य रूप से इन बातों को समझने का, इन बातों को समझाने का, सिर्फ सैद्धांतिक रूप से समझाने का नहीं, व्यवहारिक रूप से समझाने का एक प्रक्रिया रहा है। और अभी तो हम जानते हैं कि हमारे सबका उम्र तो 75 से ऊपर हो रहा है। तो नई पीढ़ी जो है, इसको लेके चलें तो ये रिले रेस जैसा है। गांधी जी जहाँ तक दौड़ सकते थे गांधी जी दौड़े, विनोबा जी कहाँ तक दौड़ सकते थे वो दौड़े। अभी हमारी पारी है कि हम जहाँ तक दौड़ सके हम दौड़े। लेकिन आगे वाले जनरेशन में मुझे भरोसा है उसमें भी कुछ लोग इस दौड़ को आगे ले जाएंगे और दुनिया को एक जीने लायक प्लैनेट बना के एक माहौल बनाने में मदद करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जिस प्रकार का वर्तमान का समाज है, जिसमें युद्ध की विभीषिका तो है ही, युद्ध का डर तो है ही, युद्ध चल ही रहा है यूक्रेन जैसे देश में। रशिया का आक्रमण अभी सही रहे वहाँ के लोग, लेकिन जितने हथियार बना हुआ है और हथियार के व्यापार करने वाले जितने ताकतवर ढंग से अपने आप को धनी बनाता जा रहा है, तो आप हिंसा को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये हथियार खिलौना नहीं है, हथियार वास्तव में बेचने के लिए हैं और बेचना हो तो हिंसा जरूरी है। तो हथियार बेचने वाले कंपनियां हिंसा को बढ़ाना चाहते हैं। तो अब उनके लिए सबसे ज़्यादा बाधक महात्मा गांधी, जो अहिंसा के पुजारी हैं। तो सारे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, हजारों लोगों को लगा रखा है गांधी के विरोध में बात करो।
इस बुड्ढे को अपने रास्ते से हटाओ, ताकि हम जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, जैसे बोलना वैसे बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकता है। इसलिए एक गलत दुनिया को खड़ा करने के लिए महात्मा गांधी को समाप्त करने की पूरी जो कोशिश है, उनके सोच को ख़त्म करने की जो कोशिश है, और हिंसा पर विश्वास करने वाले आइकॉन को खड़ा करने की जो कोशिश है, इसको अगर ख़त्म करना हो तो हमें उन सारे संदर्भ को प्रोत्साहित करना पड़ेगा जहाँ जहाँ लोग अहिंसात्मक तरीके से समाज परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि देश में कई जगह, अब जैसे यहाँ आपने देखा कि 150 जो यूनिट का आया है, वो सब लोग महात्मा गांधी, विनोबा भावे, कुमारप्पा के रास्ते पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और उनको लगता है कि इस रास्ते से एक नई दुनिया की रचना हो सकती है। तो अगर हम इनसे प्रेरणा लें, और ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं सवेरे से शाम तक कि नई अर्थव्यवस्था खड़ा करने का, नए समाज रचना का, तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद उससे बनती है। फिर जिस प्रकार नौजवान लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़ी संख्या में नौजवान लोग यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद बन रहा है कि ये आर्टिसान, ये जो काम करने वाले कारीगर, ये जो युवा लोग, ये सब मिलके एक नई दुनिया बनाने में मदद करेंगे, ताकि हम इस प्लैनेट को बचा सकें और अगले पीढ़ी के हाथ में सौंप सकें। अगली पीढ़ी से मैं तो युवा प्रशिक्षण में निरंतर लगा हूँ, तो मैं हमेशा भरोसा करता रहा हूँ कि युवा पीढ़ी परिवर्तन के लिए औजार है, परिवर्तन का वाहक है। और लेकिन मैंने एक विशेष बात जो किया, गांव के युवाओं पर कंसंट्रेट किया, क्योंकि पीड़ित वो हैं, ज़मीन उनका लिया जा रहा है, पानी उनका लिया जा रहा है, पलायन उसको करना पड़ रहा है। आपने कोविड के समय देखा लाखों लाखों युवा लोग वापस आ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले मैं उस परिवार में गया शहडोल ज़िले में, मध्य प्रदेश में, जिस गांव के 9 लोग पटरी में सोया हुआ था, उसके ऊपर से ट्रेन चला गया। तो इतनी बुरी हाल है, तो युवाओं को तो जिम्मेवारी उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी इच्छा हो तो भी करें, लेकिन मजबूरी है उनके सामने कि अगर वो समाज परिवर्तन नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा बोझा उनके ऊपर आने वाला है। लेकिन जब इस प्रकार के शांति संदेह में आते हैं, या जहाँ हिंसात्मक अर्थव्यवस्था के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, अधिकतर युवा लोग ही कर रहे हैं। युवा लोग आर्टिसान हैं, और वो आईटी इंडस्ट्री छोड़ के खेती करने आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांजिशन हो रहा है। ये ट्रांजिशन युवाओं को लगने लगा है कि सिर्फ ग्रेटा ही नहीं कर रहे हैं। यूरोप में ग्रेटा लाखों युवाओं को इकट्ठा करके फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके सड़क पर खड़ी है, क्योंकि हमारे भविष्य को ख़त्म करने के लिए आप कौन हैं। तो यहाँ भारत में भी आपको दिखाई पड़ेगा एक बड़ा समूह, युवा समूह उस ओर बढ़ रहा है, बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रहा है। लेकिन उनके लिए संदेशा यही है, एक तो आप ये समझना कि बिटवीन साइलेंस एंड वायलेंस देयर इज़ नॉन वायलेंस। सी, आप जब बहुत दिन तक चुप रहते हो, फिर अचानक नाराज़ हो के डंडा उठाते हो, बस जलाते हो, ये जो 2 एक्सट्रीम है, इसमें कोई काम बनेगा नहीं, इसे कुछ होगा नहीं। परिवर्तन के लिए नॉन वायलेंस पर विश्वास होना जरूरी है। अहिंसात्मक तरीके से कैसे काम किया जाए, इसको समझना जरूरी है। तो युवाओं को अगर वो डायरेक्शन नहीं मिला, तो अभी आपने पिछले दिनों में देखा कितने ट्रेन जलाया, कितने क्या मिला, ये कहा कि तुमको भी नौकरी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि युवाओं को सिर्फ जोश देने की आवश्यकता नहीं है, उनको डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। तो उस पर बुजुर्ग साथियों को काम करना चाहिए, उनके पास बहुत ताकत है, उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। दूसरा है कि पैसा कमाने की जो तमन्ना है, ये नैतिकता को छोड़ के नहीं करना है। तो जो हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग इकोनॉमिकली करेक्ट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट, कि अगर आप नैतिकता छोड़ दिया और पैसा कमा लिया, तो युवाओं से मुझे यही कहना है कि एक तो किसी भी स्थिति में जीना है, हिम्मत से जीना है, अच्छे ढंग से जीना है, लेकिन नैतिकता को छोड़ के नहीं जीना, फिर वो जीवन का कोई मतलब नहीं। लड़ना है, लेकिन हिंसा से लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, अहिंसात्मक तरीके से लड़ना है। तो अगर इन कुछ सिद्धांतों को अगर नौजवान लोग अपने जीवन में ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन का बहुत बड़ा वाहक बन सकता है वो।
और उनके भरोसे पर एक नई दुनिया को खड़ा कर सकता है। अभी मैं यहाँ आपसे बात करते करते एक बड़ा युवा समूह केनिया से केरो की ओर चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि यूनाइटेड नेशन का मीटिंग हो रहा है। जय जगत का भाग है वो, जय जगत का एक यात्रा अफ्रीका से चल रहा है केरो की ओर। तो ऐसे बहुत सारे युवा लोग जिम्मेवारी लेके, आज दोपहर को आप देखेंगे यहाँ कितने युवाओं को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा उनके सिर पे था, उनने इसको चलाया। तो एक डिज़ायर है, और वो जो इच्छा शक्ति है उसको हम ताकतवर बना सकें, मदद कर सकें, तो दुनिया बदलने में कोई देरी नहीं होगी। और जो पॉलिटिक्स का जो असल मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग है पॉलिटिक्स का, समाज को व्यवस्थित करने का कला, द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। आजकल के पॉलिटिशियंस को सिर्फ वो समझ में नहीं आता, बाकी सब समझ में आता है। चुनाव लड़ना समझ में आता है, झूठ बोलना समझ में आता है, पैसा इकट्ठा करना समझ में आता है, सब कुकर्म समझ में आता है। समाज को व्यवस्थित करने का कला समझ में नहीं आता। तो पॉलिटिक्स मीनिंग को ही नहीं समझ में आता। ऐसे कोई एक समूह जब दुनिया चला रहे हैं, वो रूस भी चला रहा है, अमेरिका भी चला रहा है, तो ऐसे ही दुर्गति होगी जो दुर्गति अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है युवाओं को मूल्यों पर आधारित, शांति पर आधारित एक समाज को खड़ा करने के लिए मेहनत करना होगा। और ऐसी एक बड़ी मूवमेंट की कल्पना लेके मैं घूम रहा हूँ। ऐसे जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता है वहाँ उनको साथ देने के लिए हम हमेशा तैयार भी रहते हैं। यही तैयारी।